देखिए बच्चों, आगम सिद्धांत यानी कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को हम वसूली का सिद्धांत यानी रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। दरअसल होता यह है कि आगम यानी रेवेन्यू ये माना जाता है कि जब कोई माल या सेवा, जो भी आप जिसमें भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आप माल या सेवा को जब आप बेचते हैं तो प्रतिफल में आपको जो मिलता है वही आपका आगम या रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि आगम जिस वर्ष में उपार्जित की गई है वह उसी वर्ष की आय है, अर्थात जिस वर्ष आपने विक्रय किया होगा वह उसी वर्ष की आय मानी जाएगी, उसी वर्ष की आगम मानी जाएगी। उसका पेमेंट आपको चाहे जब मिले, पेमेंट अगर आपको अगले साल मिलता है डजंट एनी मैटर, पेमेंट आपको विक्रय का मूल्य आपको चाहे जब मिले, लेकिन जिस दिन बिक्री हो गई है आगम उसी वर्ष से संबंधित माना जाएगा। इतनी बात आसान है, तो बहुत कठिन नहीं है ना। होता यह है कि माल और सेवाएं आप या तो नकद बेचते हैं या उधार बेचते हैं। नकद बेचने पे रोकड़ मिल जाएगा, तुरंत कैश मिल जाएगा और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो उधार विक्रय होता है वह आपको भविष्य में मिलता है उसका भुगतान। तो होता यह है कि जब भुगतान आपको बाद में मिल रहा है तो कंफ्यूजन आता है जनरली। हालांकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आता है कि हमें जब कैश मिल रहा है तब हम उसका आगम माने या जब हमने विक्रय किया है तब माने। तो सवाल बहुत आसान है, तो जवाब भी उतना ही आसान है कि जब भी विक्रय हो रहा है उसी साल, जिस साल भी विक्रय हो रहा है, जिस डेट में विक्रय हो रहा है उसी साल आगम जनरेट हुई है ऐसा माना जाएगा। मान लेते हैं 31 मार्च को या 30 मार्च को या 28-29 मार्च को आपने माल का विक्रय किया और उसका भुगतान मिला 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। इस सिचुएशन में चूंकि विक्रय 30 मार्च को हो चुका है, 31 मार्च को हो चुका है, तो रेवेन्यू वह 31 मार्च को खत्म होने वाले वर्ष से ही संबंधित मानी जाएगी, अगले वर्ष से संबंधित नहीं मानी जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आप लोगों को सिद्धांत के तौर पर क्लियर हो गई होगी। लेकिन उदाहरण से इसे और हम समझ लेते हैं। जैसे मई में कोई माल बेचा गया और उसकी रोकड़ की प्राप्ति जून में हो, तो आगम की वसूली आप मई महीने में ही मानेंगे। मैंने मार्च का उदाहरण दिया था कि मार्च में आपने 30 मार्च को कोई माल बेचा था और उसका भुगतान आपको भले अप्रैल में मिला, लेकिन आप उसे मानेंगे यही कि वह मार्च की ही आगम है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बताया हुआ है कि मान लेते हैं भविष्य में माल के भेजने के लिए कोई आदेश प्राप्त हुआ है, तो यह आगम नहीं है। आदेश मिलना आपका आगम नहीं है। मान लेते हैं कि किसी को 25 मार्च को ऑर्डर मिला कि आप 10,000 का माल हमें भेज दीजिए, किसी आपके ग्राहक ने आपको ऑर्डर दिया, तो सिर्फ ऑर्डर मिलने से नहीं हो जाएगा रेवेन्यू का जनरेशन। वो जब आप उस ऑर्डर की पूर्ति कर देंगे, यानी कि जब माल आप उसके यहाँ तक भेज देंगे, जिस दिन आप माल भेज पाएंगे, जिस दिन माल की डिलीवरी हो जाएगी, विक्रय उसी दिन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो केवल आदेश प्राप्त होने से नहीं होगा, माल की पूर्ति करने से होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने बता दिए हैं। आगम को उस समय उपार्जित मानना चाहिए जब माल प्रतिफल के लिए प्रदान किया गया हो। यानी कि माल अगर आपने किसी को मुफ्त में बेच दिया है, मुफ्त में दे दिया है, दान में दे दिया है, तो वहां रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर आप उससे पेमेंट लेने के उद्देश्य से माल बेचते हैं, पेमेंट मिले भले ना, पेमेंट भले बाद में मिले, तो अगर आपने प्रतिफल पाना, प्रतिफल माने बदले में जो आपको मिलता है, बदले में तो आपको माल का या वस्तु का या सेवाओं का मूल्य ही मिलता है, वही प्रतिफल है आपके लिए। तो जो भी प्रतिफल आपको मिलना है वो उसी की इच्छा से जब आप किसी को माल डिलीवर कर देते हैं तो वह आगम उसी समय जनरेट हो गया, ऐसा माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2, सेवाओं के संबंध में आगम को उस समय आपने कमा लिया है, उपार्जित कर लिया है, जब आप ग्राहकों को अपनी सेवा से संतुष्ट करते हैं और भुगतान देय हो जाए, भुगतान मिल जाए ये जरूरी नहीं है, भुगतान देय हो जाए मतलब ड्यू हो जाए उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट इसमें? स्वीटी, प्रतिभा, प्रतिष्ठा? एक बार फिर से बता दीजिए। देखो बड़ा सिंपल है बच्चों। अभी तक हमने आगम सिद्धांत जो पढ़ा उसका संबंध इस बात से है कि माल जिस भी अकाउंटिंग ईयर में या जिस भी मंथ में बिकेगा, रेवेन्यू उसी से संबंधित मानी जाएगी, आगम उसी से संबंधित माना जाएगा, भुगतान उसका चाहे बाद में जब भी मिले। ठीक है, जिस दिन भुगतान मिलेगा वो उस दिन की आगम या उस दिन की रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू कब की है? जब माल बेचा गया था। क्या इतना क्लियर है? हाँ,
और माल यस जब सर। बिकता है तो बदले में जो आप कमाते हैं, जो उसका मूल्य होता है, वही रेवेन्यू कहलाता है। ये दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अब इन्होंने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कि मान लेते हैं कि माल जो है वह मई के महीने में बेचा गया है, लेकिन उसका भुगतान जून में मिला है, तो आप आगम जो है वो मई के महीने की ही मानेंगे। दूसरी बात ये भी इन्होंने बताई कि अगर माल जो है उसका आदेश मिल जाए आज, तो सिर्फ आदेश मिलने मात्र से ही रेवेन्यू जनरेट नहीं हो जाती है। आदेश मिलने के बाद जिस तारीख में आप माल की डिलीवरी कर देंगे अपने ग्राहक के घर पे, यानी कि माल जिस दिन आप उसके यहाँ पहुंचा देंगे, विक्रय उसी दिन घटित हुआ ऐसा माना जाएगा। और जब विक्रय हो रहा होगा उसी समय मान लीजिए कि आपका रेवेन्यू या आगम जनरेट हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कुछ पॉइंट Yes, वाइज sir. इन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है। ये पॉइंट्स पहले ही मैं अभी बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए इन्होंने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स में यही बात कह दी है। पहली बात पहले पॉइंट में कही है कि आगम को आप तब कमाया हुआ मान लेंगे, उपार्जित मान लेंगे, जब आपने माल को किसी बदले में प्रतिफल के लिए ही दिया हो। अगर आपने किसी को दान कर दिया है माल 2000 रुपए का, तो वो आपके आगम का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपने किसी को 2000 का माल दिया है और ये मान करके दिया है कि यह 2000 रुपए या तो अभी दे देगा नकद में या कुछ समय बाद दे देगा, तो वह 2000 रुपए आपकी आगम या रेवेन्यू कहलाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी को मुफ्त में माल दिया है तो वो आपका, चाहे कितना भी आप माल उसको दे दीजिए, वह आपका आगम नहीं कहलाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? दूसरा Yes, sir. पॉइंट, सेवाओं के संबंध में आगम को उस समय उपार्जित माना जाना चाहिए जब सेवाएं ग्राहक को संतुष्ट कर दें और भुगतान देय हो जाए। मतलब अगर आप वस्तु की जगह सेवाएं देते हैं तो सेवाओं के मामले में ये होगा कि आप कोई सेवा दे रहे हैं और ग्राहक अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन अगर ग्राहक संतुष्ट हो गया तो आप मान लीजिए कि वह पेमेंट आपको कर देगा। जैसे समझ लीजिए, मान लिया आप कोई ब्यूटी पार्लर चलाते हैं और किसी लड़की की शादी है और वो आपके यहाँ जो शादी का जो वेडिंग मेकअप होता है उसके लिए आई हुई, आपने उसका मेकअप करने का प्रयास किया भी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है तो नाराज होकर चली जाएगी और आपको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलने वाला है। ऐसा नो मिलेगा क्या? यस। लेकिन अगर आपने उसे संतुष्ट कर दिया, आपने जो सर्विस दी, अगर आपने उसको संतुष्ट कर दिया, तो जो भी आपका चार्ज है मेकअप करने के लिए वो आपको दे देगी। अगर तुरंत नहीं देगी, मान लिया आपकी परिचित है, तो आपको कहेगी कि हम 3 दिन बाद दे देंगे या शादी के बाद दे देंगे, भिजवा देंगे, कुछ भी ऐसा। लेकिन वो चाहे जब भी भिजवाए, कैश कभी भी मिले, डजंट एनी मैटर। इफ यू हैव सेटिस्फाइड योर कस्टमर विद योर सर्विस, then your revenue is generated at the moment. Okay, you have provided the service and your revenue is generated simply. Point number 2 is clear to everyone? यस सर। चलो, अभी कोई बैकग्राउंड में जिसका माइक ऑन है, शायद अमूल्या, इज इट? या कोई और भी बच्चा है तो प्लीज माइक कुछ समय के लिए ऑफ कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड में कुछ आवाज। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि मूर्त सेवाओं उत्पादनों के संबंध में आगम को उस समय उपार्जित मान लिया जाता है। मूर्त माने टेंजिबल। टेंजिबल वह उत्पादन होते हैं जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु, पहले मोबाइल है तो ये क्या हो गया, ये मूर्त उत्पादन है। लेकिन अभी वो ये जो ब्यूटी पार्लर में आप किसी का मेकअप कर रहे थे, वो मूर्त नहीं है, वो इंटेंजिबल, क्योंकि सर्विसेज जो होती है वो मूर्त नहीं होती, देखी नहीं जा सकती। ठीक है, मूर्त का मतलब है वस्तु में, ऐसे मान लीजिए। तो जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा होता है, उनमें हम आगम कब मानेंगे? जब ग्राहक को माल सुपुर्द कर दिया जाए, यानी कि माल की डिलीवरी हो जाए, तो आप मान लेंगे कि माल का जैसे ही डिलीवरी हुई वैसे ही क्या हो गया, रेवेन्यू का जनरेशन हो गया। हाँ, अगर आप माल कहीं बहुत दूर भेज रहे हैं तो उस दशा में अगर शर्त आपकी और ग्राहक के बीच में ये हुई हो कि माल जहाज पर लाद देने के बाद उसका रिस्क है, होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ऐसा होता है कि हम जब टर्म एंड कंडीशंस तय करते हैं तो ये होता है कि माल को हम जहाज तक लाद देंगे, उसके बाद में ग्राहक का रिस्क रहेगा। तो अगर ऐसा केस है तो माल को जहाज पर लाद देने के बाद ही आपकी रेवेन्यू जनरेट मान ली जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? Yes, पॉइंट sir. नंबर 2 में हमने सेवाओं के बारे में जाना था, पॉइंट नंबर 3 में हमने वस्तुओं
के बारे में जाना। पॉइंट नंबर 4 ये बात करता है कि माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में माल के बीजक में लिखी तिथि या जिस तिथि पर भी माल को भेजा जाता है, इन दोनों तिथियों में जो भी बाद की तिथि होती है उसी समय आगम का उपार्जन माना जाएगा। बात को समझना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो समझ पाएंगे। कुछ टर्म ऐसे हैं जो शायद आप जिनसे परिचित नहीं है, इसीलिए आपको एक बार भी ये सेंटेंस शायद ना समझ पाया हो। सबसे पहली बात, बीजक क्या होता है? बीजक का मतलब होता है जब आप माल किसी को बेचते हैं तो आप उसके साथ उसका एक बिल भी भेजते हैं, वो बिल ही बीजक कहलाता है। अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं इनवाइस। क्या बोलते हैं? इनवाइस। तो इनवाइस जो होता है उसमें जो तिथि लिखी है या जिस तिथि पर माल को भेजा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इनवाइस जिस डेट में बना है या जिस तिथि पर माल को भेजा जा रहा है, इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आती है, ठीक है, या तो इनवाइस की डेट या माल की डिलीवरी की डेट जो भी बाद की है, वही जो है उपार्जन की आगम के उपार्जन का समय माना जाएगा। जैसे मान लिया हमने बिल आज बना लिया, हमें लगा कि आपने ऑर्डर दिया है और आपको हमें माल भेजना ही है, तो हमने बिल आज बना लिया, लेकिन माल की डिलीवरी की पैकिंग वैकिंग करानी थी वो हम कल कर पाए। तो माल की डिलीवरी के लिए हमने जब यहाँ से माल भेज दिया और जहाज पे लदवा दिया माल, तो जिस दिन माल लदवाया जाएगा या जिस दिन माल, अगर दूसरा केस है कि वो लोकल का ही कहीं, तो जिस दिन हमने अपने लॉरी पे माल लदवाया और आपके यहाँ तक पहुंचा दिया, तो जब माल की डिलीवरी हो जाएगी तो ही जो है माना जाएगा कि जो है क्या बोलते हैं कि आगम का जो है वो सृजन हुआ। ठीक है, तो माल भेजा जब गया है या जब बीजक बना है, मान लीजिए अच्छा माल का आपने भेज तो आज सुबह दिया, लेकिन माल का बीजक आपने कल जो है बनाया और कल भेजा उसे, तो माल का बीजक जिस दिन आप बनाएंगे उसी दिन आपकी डिलीवरी मानी जाएगी। भले आपने माल आज भेज दिया, अब आप कहेंगे कि माल अगर आज भेज दिया तो हम उसकी डिलीवरी, अगर हमने कल बीजक बनाया तो कल ही क्यों मानी जाती है कि कल रेवेन्यू जनरेट हुई? इस चीज को जरा सा ध्यान से सुनिएगा। हम अकाउंटिंग में जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो आपने एक बार पढ़ा था, एक पीछे वाला सिद्धांत के ऊपर पढ़ा था, प्रमाण की अवधारणा, अवधारणा नंबर 10, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी आप लेखा करते हैं उसका ना कोई एक आधार होता है, कोई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको देख करके हम अकाउंटिंग करते हैं एंट्री। तो विक्रय की एंट्री करते हैं बीजक को देख करके। ठीक है, बीजक अगर मान लिया बाद की डेट का बना है, माल आप पहले भेज चुके हैं, तो रेवेन्यू उसी डेट की जनरेट मानी जाएगी जिस डेट का बीजक है। लेकिन अगर मान लिया बीजक आपने पहले से बना रखा है और माल की डिलीवरी आपकी 2 दिन बाद हुई है और आपकी टर्म एंड कंडीशन यही कि माल जब पहुंच जाता है उसके यहाँ तो ही माना जाता है कि आपने विक्रय कर लिया है, तो जो माल की डिलीवरी की डेट होगी उस दिन आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ऐसा माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? उसमें बीजक अगर पहले का बना है तो भी जब माल की डिलीवरी होगी तो ही, मतलब दोनों में से बीजक बनने की डेट या माल की डिलीवरी की डेट जो भी बाद में होगी उसी समय रेवेन्यू का जनरेशन हुआ है, उपार्जन हुआ है, ऐसा माना जाएगा। क्या पॉइंट नंबर 4 सभी को क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 5, जब हम अपनी संपत्तियों को अन्य पक्षों को प्रयोग करने हेतु देते हैं, मतलब हमारी कोई संपत्ति है, मशीन थी हमारे पास और हमने किसी और को उसे यूज करने के लिए दे दिया, तो हम उस मशीन का कोई किराया लेते हैं, चाहे हम उसे ब्याज बोले या हम बोल लें। अब जैसे ब्याज कब मिलेगा? जब हमारी संपत्ति मान लेते हैं कि कैश है, नकद है, अगर हम किसी को अपनी संपत्ति, कैश भी तो हमारी संपत्ति है ना, है कि नहीं? तो अगर हम अपना, अगर मान लिया धन किसी को यूज करने के लिए देते हैं मान लिया, तो वह क्या कहलाएगा? उस पर हमें क्या मिलेगा? उस पर हमें ब्याज मिलेगा। अगर हमने किसी को अपनी कोई मशीन यूज करने के लिए दे दी है तो वह उस पर हमें जो मिलता है वो उसकी रॉयल्टी कहलाती है, अधिकार शुल्क। दरअसल उस मशीन पे अधिकार तो हमारा है लेकिन हमने यूज करने के लिए किसी और को दे दिया, तो बदले में हम उससे कुछ चार्ज लगाते हैं उसके ऊपर, वह चार्ज ही कहलाता है क्या? अधिकार शुल्क, यानी कि रॉयल्टी। मतलब अधिकार हमारा है, कुछ समय के लिए उसको यूज करने का अधिकार हमने उसको दे दिया, तो हम उस पर क्या कर रहे हैं? अधिकार शुल्क लगा। जैसे उसका अधिकार पोजीशन आपने ले लिया ना, थी हमारी, ओनरशिप हमारी थी, अधिकार हमने आपको दे दिया उसका, तो अल्टीमेटली हम आपसे उसका अधिकार शुल्क लेंगे। जैसे मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे क्या लूंगा? शिक्षण शुल्क लूंगा, शिक्षण शुल्क।
होता है ना, ट्यूशन फीस, ओके, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो शिक्षण शुल्क मैं आपसे लूंगा इसलिए क्योंकि मैं आपको शिक्षण का कार्य दे रहा हूँ। अगर बस कोई भी संपत्ति मेरी है और मैं आपको अगर उसे दे दूं तो मैं आपसे जो वसूल करूंगा उसका अधिकार शुल्क कहलाएगा। आपने ये नाम इससे पहले नहीं सुना होगा, जैसे किसी की कार होती है और वह अपनी कार किसी को एक दिन के लिए दे देता है और वो दिन भर अपना जहाँ चाहे चलाए और 24 घंटे बाद या एक दिन के बाद वह कार उसको वापस कर देता है। तो उससे क्या करता है, वो उसे हायर करना बोलते हैं और उसको उससे जो वसूल करता है उसे बोलते हैं कि उसने उससे किराया वसूल कर लिया। ठीक है, तो वहां उसको रेंट बोलते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी मशीन किसी को दी जाती है कुछ समय के लिए यूज करने के लिए, या किसी के पास कोई मान लिया तेल का कुआं है या किसी के पास कोई खदान है, कोई माइन है, उसकी खुदाई करने का अधिकार हम किसी को दे देते हैं कुछ समय के लिए, तो हम उससे बदले में रॉयल्टी लेते हैं। बात समझ गए? रॉयल्टी का एक संबंध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को शेयर करने से भी है। जैसे मान लिया मैं एक राइटर हूँ और मैंने कोई एक नॉवेल लिखा हुआ है और वह नॉवेल मेरी अपनी संपत्ति है, अगर मैं किसी अन्य को उसे पब्लिश करने के लिए अनुमति दे देता हूँ तो मैं उससे रॉयल्टी वसूल करूंगा। तो जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी इनकम का आधार क्या है बेटा, जानते हो? उनकी इनकम का आधार ये रॉयल्टी ही है जो उन्हें जीवन भर मिलती रहती है जब तक उनकी किताबें बिकती रहती है। इसी तरह से कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर उसने कोई म्यूजिक कंपोजिशन कर लिया है या अगर कोई लिरिसिस्ट है उसने अगर कोई अच्छे गीत के बोल लिख दिए हैं और वो जब तक गाना उनका पॉपुलर चलता रहेगा म्यूजिक में या उसके जो बोल हैं, जब तक वो गाना लोग सुनते रहेंगे तब तक जो है उसकी रॉयल्टी उन्हें मिलती रहेगी। मोहम्मद रफी के गाने, लता मंगेशकर के गाने जो आज से 30 साल 35 साल पहले लिखे गए थे या गाए गए थे, आज भी उसकी रॉयल्टी उनके परिवार वालों को मिलती है या लता मंगेशकर जी को उसको मिलती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो रॉयल्टी का मतलब है कि हमारी कोई चीज थी, हमने किसी अन्य को यूज करने के लिए दे दिया, तो वह जो हमें उस पर आमदनी होती है वो अधिकार शुल्क कहलाता है। इसको आप किराया भी कह सकते हैं। तो हम जो भी अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को यूज करने के लिए देते हैं, बदले में हमें ब्याज मिले, अधिकार शुल्क मिले या किराया मिले, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे मान लिया आज मैंने आपको वस्तु दी तो आज ये रेवेन्यू जनरेट नहीं हो गई। जब एक महीना बीतेगा तो एक महीने के बाद वो रेवेन्यू जनरेट मानी जाएगी। जैसे आप किसी को अपने घर में रहने के लिए कमरा देते हैं तो क्या पहले दिन से ही किराया ड्यू हो जाता है? नो सर। एक महीने रह लेता है उसके बाद ड्यू होता है। आप कहीं पढ़ने जाते हैं कोचिंग में तो आप एक महीने पहले पढ़ते हैं ना, फिर फीस देते हैं। ठीक, तो जब आपको टीचर वो पढ़ा देंगे तब आपकी फीस ड्यू होगी। तो वही इसमें अंतिम पॉइंट में लिखा है कि ऐसे आगम को समय व्यतीत होने पर यह संपत्ति के प्रयोग के साथ साथ ही उपार्जित माना जाता है। वो जितना उस संपत्ति का प्रयोग करता जाएगा उतनी ही रेवेन्यू आपकी जनरेट होती जाएगी। यानी कि किसी राइटर की जितनी प्रतियां बिकती जाएंगी, ठीक है, जितनी प्रतियां बिकेंगी, प्रतियां मतलब जितनी किताबें जितने यूनिट्स बिकेंगे उतनी ही उसकी आमदनी उस पर जनरेट होती चली जाएगी। मान लिया उसकी रॉयल्टी अगर 20% है तो अगर 200 की कोई किताब बिकी तो उसका 20% 40 रुपए उसकी आमदनी हो गई एक किताब पर। और ऐसे जितनी किताबें बिक जाएंगी, मान लिया 1000 किताबें बिक गई तो 40 गुणे 1000 यानी 40,000 उसकी आमदनी हो गई। बात समझ में आ गई? फिर भी ये जो पांचों पॉइंट्स आपने पढ़े हैं बच्चों, इसके कुछ अपवाद भी हैं। और अपवाद में क्या है? अपवाद में पहला है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता की दशा में ग्राहक माल जो है वो ग्राहक को भेज देने के पश्चात भी आगम को आप उपार्जित नहीं मान सकते। आपने ऊपर तो यही पढ़ा था कि माल को जब आप किसी के यहाँ भेज देते हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो गई। लेकिन अगर कोई किसी कारण से कोई अनिश्चितता हो, ग्राहक अभी माल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो ऐसी स्थिति में माल केवल भेज देने से ही आमदनी जनरेट नहीं मानी जाती। ठीक है, आमदनी जनरेट क्यों नहीं मानी जाती है उसके कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। यदि मान लिया माल आपने किराया क्रय पद्धति से बेचा है या भेजा है या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर बेचा है, तो आगम का उपार्जन उस समय तक आप नहीं मान सकते हैं जब तक आपको रोकड़ प्राप्त होती है। मतलब आगम का उपार्जन उस समय तक स्थगित कर देना चाहिए जब आपको रोकड़ प्राप्त होती है। मतलब अगर आपको नकद नहीं मिला है उस समय तो आप उसको आगम नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? जब आप हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत माल बेच रहे हो या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर माल बेच रहे हो।
मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हायर परचेज सिस्टम आपके लिए नया टर्म है, इसे जान लीजिए। हायर परचेज सिस्टम जनरली ये तब अपनाया जाता है जो सामान है वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है। तो अगर आपका ग्राहक जो है वो एक साथ उसका भुगतान नहीं कर सकता, तो हम उसे यूज करने के लिए आज ही दे देते हैं। वह मशीन या वह बड़ी संपत्ति हम उसे उपयोग के लिए या उपभोग के लिए आज ही उपलब्ध करा देंगे और हम उससे किराया लेंगे। लेकिन यह किराया सामान्य किराए से थोड़ा ज्यादा होता है और इसकी खासियत ये होती है कि अंतिम किस्त जैसे ही वह व्यक्ति चुकाएगा, वह मशीन उसी की हो जाएगी। तो उसने दरअसल किया उसे हायर है, लेकिन अंतिम किस्त चुकाते ही वह उसको परचेज भी कर लेगा। तो इसमें दो चीजें हो रही, हायर भी हो रहा है और परचेज भी हो रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, हायर परचेज सिस्टम। ये तब होता है जब कोई बहुत बड़ी मशीन आप ले रहे हो अपनी फैक्ट्री के लिए। मान लिया मशीन की कीमत है 5 करोड़ रुपए और आपके पास अभी इतना पैसा नहीं कि आप 5 करोड़ अभी दे सकें, तो आप कहते हैं कि भाई हम 5 किस्तों में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 5 किस्तों में करेंगे और उसका पेमेंट आपको मान लिया करना रहा, तो अब आप 1-1 करोड़ रुपए ही नहीं देंगे, आप देंगे मान लिया 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख आप दे रहे हैं हर महीने। 1 करोड़ 20 लाख आप दे रहे हैं। इस तरह से 5 किस्तों में आप ओवरऑल कुल चुकाएंगे कितना, 6 करोड़। लेकिन क्योंकि आपने पहले दिन तो केवल 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख ही दिया है और आप 5 करोड़ की मशीन अपने घर ले आए हैं यूज करने के लिए, तो इसी वजह से आपको इसमें, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आप जब भी भुगतान करते हैं तो वन टाइम पेमेंट की अपेक्षा आपको ओवरऑल कुछ ज्यादा देना पड़ता है ना। तो मान लिया आप 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं, तो ओवरऑल जब आप हर बार 1 करोड़ 10 लाख देंगे तो 5 करोड़ 50 लाख हो गए। 10-10 लाख 5 किस्तों में, तो 5 करोड़ 50 लाख, 50 लाख आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपके पास 5 करोड़ प्रारंभ में नहीं थे, तो आप 5 सालों में 50 लाख एक्स्ट्रा देना भी बुरा नहीं मानते। ठीक है, इस सिस्टम आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस्तें किस्तें आप इतनी ज्यादा चुकाते हैं। अच्छा, अगर आप इसी को प्योर किराए पर ही लें कि 5 साल तक आप यूज करेंगे, 5 साल के बाद यह मशीन फिर से उसी की हो जाएगी जिसकी थी, तो वो केवल किराया है, वह किराया क्रय नहीं है। तो उसमें किराया काफी कम होता है। हो सकता है उस 5 करोड़ की मशीन का किराया हर साल आप केवल 50 लाख ही दे रहे हो और आपने 5 साल में उसका कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ ही दिया हो। लेकिन 5 साल आपने उसे यूज किया, 5 साल के बाद वह मशीन आपकी नहीं होगी, फिर से वो उसकी हो जाएगी, तो आपको अगले 6-7वें साल फिर से किराया देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर ये ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे सिर्फ किराए पर लेता है या उसका वह किराया क्रय पद्धति से क्रय करना चाहता है। तो किराया क्रय पद्धति शायद समझ गए होंगे सारे बच्चे, समझ पाएगा। किराया यस क्रय सर। पद्धति से अगर आप माल खरीदते हैं बच्चों, तो मान लिया हमने माल भेज भी दिया, वो संपत्ति भेज भी दी, लेकिन उसमें आपको रेवेन्यू जनरेशन पूरे 6 करोड़ का या 5 करोड़ का नहीं मान लिया जाएगा कि हमने माल भेज दी तो हम मान लें कि 5 करोड़ की मशीन है, 6 करोड़ मिलने वाले हैं इस पे, तो 6 करोड़ हमारी रेवेन्यू जनरेट हो गई। ऐसा नहीं, इसमें रेवेन्यू जनरेट सिर्फ तब मानी जाएगी जब वह व्यक्ति हमें 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख रुपए या जितने भी इंस्टॉलमेंट है, जब वह हमें नकद भेज देगा। यानी कि किराया क्रय पद्धति हो या किस्त पद्धति हो, इसमें जब हमें किस्त प्राप्त हो जाएगी तभी रेवेन्यू जनरेट मानी जाएगी। कैसा हम लोग समझ में आई बात। यस सर। तो ये एक अपवाद है, किराया क्रय पद्धति या इंस्टॉलमेंट से जब हम खरीदते हैं तो यह एक अपवाद है। इंस्टॉलमेंट से खरीदना आप अपने आसपास देखते होंगे, जैसे आप कोई कार खरीदते हैं किसी एजेंसी से और फाइनेंसिंग करा लेते हैं, तो कार खरीदना, उसमें कुछ डाउन पेमेंट करना और कुछ जो है बची हुई धनराशि की फाइनेंसिंग करा लेना, ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। तो इसमें जितना डाउन पेमेंट मिल गया वो रेवेन्यू हो गया, जितनी इंस्टॉलमेंट जब जब मिलती जाएगी वो रेवेन्यू होती जाएगी। जितने की कीमत की संपत्ति दी गई है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, वो पूरी रेवेन्यू नहीं मानी जाती। तो इसमें रेवेन्यू जनरेशन कैश मिलने पर ही माना जाएगा। ये अपवाद हो गया ऊपर वाले सिद्धांत का। बात समझ में आई। यानी कि इसमें जब यस आपको सर। माल मिल जाएगा तो ही माना जाएगा, रोकड़ मिला तो रेवेन्यू जनरेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट नंबर 2 है, ये भी एक अपवाद है, ध्यान से सुनिएगा। इस दशा में अनुबंध का जितना हिस्सा आपका पूरा हो जाए उतना ही आपको माना जाता है कि रेवेन्यू जनरेट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, नगर पालिका से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 लाख, और आपने कहा है कि 1 लाख का जब हम ये आपका काम पूरा कर देंगे तो आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट वो चाहे जब करें,
आप जितना जितना काम पूरा करते जाएंगे, जैसे आपने 50% अगर काम पूरा कर लिया तो आपने 50% रेवेन्यू कमा ली, 50,000 कमा ली। जब आपने 70% काम पूरा कर दिया तो आपने 70% कमा लिया। यानी कि इस तरह के जो आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका जितना जितना हिस्सा आप पूरा करता चले जाते हैं, जितना जितना काम आप पूरा करते चले जाते हैं, उसी अनुपात में आपकी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती चली जाती है। तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कर लेने मात्र से रेवेन्यू जनरेट नहीं होती। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें पैसा मिले ये अनिवार्य नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में काम किया जाना अनिवार्य है। आप जितना काम कर लेंगे, मान लिया आपको कोई रास्ता बनाना था, सड़क बनानी थी, और आपने 50% दूरी पे डिस्टेंस पे कवर कर लिया, सड़क बना दी अच्छे से, तो अभी आपको आधा पेमेंट जनरेट हुआ, आया ना? क्लियर है? तीसरा यस है सर। तैयार माल, तैयार बाजार, रेडी मार्केट। देखिए कुछ वस्तुएं होती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, और अगर हम उनकी बात कर रहे हो तो जिनका बाजार तैयार है, यानी कि कुछ वस्तुएं इतना ज्यादा हॉट डॉग जिन्हें कहते हैं, हॉट डॉग मीन्स होता है, मतलब हॉट डॉग वैसे सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हॉट डॉग का मतलब होता है ऐसी चीजें, हॉट डॉग का मतलब गरम गरम कुत्ता नहीं है, ठीक है। हॉट डॉग का मतलब है कि जो चीजें हाथों हाथ जो है कस्टमर जिन्हें खरीद लेता है, ठीक है, उसको यूरोप में हॉट डॉग बोलते हैं, ठीक है। तो बहुमूल्य वस्तुएं ऐसी जनरली होती हैं, तो इनके आगम का उपार्जन उसी दिन मान लिया जाता है जिस वस्तु का उत्पादन आप कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सोना है, सोना आपने अगर किसी गोल्ड माइन में आप सोने की खुदाई कर रहे हैं, और अगर आपने सोना कहीं पे पा लिया और उसको प्योरिफिकेशन उसका कर लिया, गोल्ड के रूप में वो आ चुका है, तो जैसे ही आपने सोने का उत्पादन कर लिया, सोने के रूप में आप मूल रूप में उसे पा गए, सोने के रूप में आपने उसे रिफाइन कर लिया, उसकी सफाई वफाई कर ली आपने, तो उसी समय आपकी रेवेन्यू जनरेट मान ली जाएगी। उसमें उसकी डिलीवरी और विक्रय विक्रय ये कुछ मायने नहीं रखता है। क्लियर है? यस सर। तो ये कुल मिला यस करके, सर। ये कुल मिला करके आपका रहा आज का एकमात्र सिद्धांत हमने पढ़ा, कौन सा? आगम का सिद्धांत। काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण है, वैसे कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें टॉपिक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का बनता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट बनता है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है कि आगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं को बताते हुए इसके अपवादों का वर्णन कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय हो गया प्रश्न। तो इसमें 5 पॉइंट आप पहले ये बताएंगे कि रेवेन्यू जनरेट कब होती है अलग अलग प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं में, फिर आप बताएंगे कि ये जो पॉइंट पांचों हैं ये कब लागू नहीं होंगे, तो उनके कुछ एक्सेप्शन है, वो ये जो तीनों आपने, ठीक है। तो मेरी तरफ से जो मुझे आज पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। आगे की जो इसमें बची हुई हैं वो 2 बची हैं, चलिए मैं जल्दी से इन्हें भी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, हो जाएगा। आगम और व्यय का अनुरूपता सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू जो है आपकी जितनी समय अवधि के लिए है वह उसी से संबंधित होने चाहिए। यानी कि जो आपने रेवेन्यू जनरेट की है उसको जनरेट करने में जितने खर्चे आपके हुए हैं, केवल उन्हीं खर्चों को आप उस साल अकाउंटिंग बुक्स में दिखाएंगे, ठीक है। अगर कोई रेवेन्यू अगले बार जनरेट हो रही है तो उससे संबंधित खर्चे आप इस साल नहीं दिखाएंगे। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, सर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बस ये इतना सही, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। किसी धनराशि की रेवेन्यू जब भी जनरेट होगी, मतलब जो आप व्यय दिखाएंगे वो आगम से रिलेटेड दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप सारे व्यय क्यों करते हैं? आगम के लिए करते हैं, है ना। तो आगम और व्यय का अनुपात चलेगा, वही ये लिखा ही है, आगम और व्यय का अनुरूपता सिद्धांत, मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। आप एक्सपेंसेस को रेवेन्यू से मैच करते हुए चलेंगे। एक बार पढ़िएगा डिटेल में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल डिस्कस करेंगे। ओके, द्विपक्ष सिद्धांत क्या कहता है? मैंने बहुत शुरुआती समय में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहता है असेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यानी कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। आपके पास अपने 8 लाख रुपए थे, 2 लाख रुपए आपने बैंक से लोन ले लिए, तो आपके पास कुल कितने रुपए हो गए? 10 लाख। 8 लाख आपकी पूंजी प्लस 2 लाख आपके ऊपर दायित्व है, बैंक लोन, तो दोनों मिलाए तो कितना हो गया? 10 लाख। और ये 10 लाख आपकी 10 संपत्ति भी लाख। तो हुआ, क्योंकि कैश अगर आपके पास है 10 लाख तो क्या है? आपकी संपत्ति। तो आप देखिए इन्होंने इसी चीज को यहाँ समझाया है कि ये दोनों LHS और RHS, LHS माने लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ये दोनों हमेशा बराबर रहेगी। जैसे आपके पास आपके अपने
अगर 1 लाख रुपए हो पूंजी के तो आपकी संपत्ति कितनी है? 1 लाख, है ना। फिर मान लिया आपने इस 1 लाख में से जो है भवन ले लिया, कितने का? 20,000 का। तो अगर आप 1 लाख में से भवन ले लेंगे 20,000 का, तो आपके पास नकद केवल 80,000 बचेगा और 20,000 का भवन हो जाएगा। और पूंजी आपकी 1 लाख थी, 1 लाख की रही। तो आपकी पूंजी और संपत्तियां दोनों बराबर हैं अभी। मान लिया आपका बिजनेस बढ़ा तो आपने 50,000 रुपए का ऋण ले लिया, तो पूंजी और लायबिलिटी, कैपिटल और लायबिलिटी दोनों जोड़े तो ये कितना हो गया? 1.5 लाख। और इधर आप समझिएगा आपके पास भवन पहले कितने का था? 20,000 का था, तो 20,000 ही है, लेकिन रोकड़ ऊपर केवल 80,000 का था। जब आपने 50,000 का लोन ले लिया तो आपके पास रोकड़ कितना हो गया? 1,30,000 का। तो अब आपके पास 1,50,000 की ओवरऑल कैपिटल और लायबिलिटी है, और आपके पास संपत्तियां भी 1,50,000 की है। यानी कि हर सिचुएशन में आफ्टर एंड बिफोर एवरी ट्रांजेक्शन योर कैपिटल प्लस लायबिलिटी would always be equal to